हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम भारतीय कृषि और भारत की मिट्टियों का रिवीजन करेंगे, जो हमारी ज्योग्राफी सीरीज चल रही है रिवीजन की नायक बैच की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है इंडियन एग्रीकल्चर। ऋतुओं के आधार पर जो फसलें हैं ना, वो 3 प्रकार की होती हैं: रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसलें। ठीक है। अब रबी की फसलें क्या होती हैं? इन्हें अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। इनका जो काल होता है वो शीतकालीन फसलें होती हैं ये, ठीक है, जाड़ों में होती हैं। मानसून शीतकालीन पश्चिमी जो विक्षोभ है उससे होने वाली जो बारिश है वो इनके लिए लाभकारी होगी। उदाहरण में गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, आलू, ये सब रबी की फसलें हो जाएंगी। ठीक है। क्वेश्चन में पूछा जाता है इनमें से कौन सी रबी की फसलें हैं, तो इस तरह से हम इनको बोल सकते हैं। ठीक है। फिर लिखा है खरीफ की फसलें। इन फसलों को जून जुलाई में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर के दौरान इन्हें काट लिया जाता है। ये वर्षा काल की फसलें होती हैं। फिर लिखा है दक्षिण पश्चिम जो मानसून है वो इनके लिए लाभकारी होता है। अगली है खरीफ की फसलें। मूंग दाल, जो उड़द, लोबिया, ज्वार, रागी, बाजरा, धान, सोयाबीन, अरहर, तिल, मक्का, मूंगफली, ये सब आपकी खरीफ की फसलें हैं। ठीक है। जायद की फसलें, यह रबी और खरीफ के मध्यवर्ती काल में इनको बोया जाता है और बोया जाता है मार्च में और जून तक इसे काट लिया जाता है। ग्रीष्मकालीन की जो फसलें हैं वो ये कहलाती हैं जायद की फसलें। इनमें खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, करेला, कद्दू, भिंडी, ये सब जायद की फसलें कहलाती हैं। ठीक। फिर है खाद्यान्न फसलें, जिनको बोलते हैं हम फूड ग्रेन। चावल, गेहूँ, मक्का, बाजरा, ज्वार, ये सब फसलें होती हैं। नकदी फसलों में आएंगी कपास, जूट, गन्ना, तंबाकू। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी फसल नकदी फसल का उदाहरण है, या ऐसे पूछा जाएगा कौन सी बागवानी फसलें हैं। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, इसमें आएगा सेब, नाशपाती, ये सारी चीज़ें। ठीक है। फिर लिखे हैं कुछ बोर्ड। इन बोर्ड में आएगा जैसे कॉफ़ी बोर्ड, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर है। रबर बोर्ड कोट्टायम में केरल में इसका हेडक्वार्टर है। चाय बोर्ड का कोलकाता में है। तंबाकू बोर्ड गुंटूर आंध्र प्रदेश के अंदर है। मसाला बोर्ड का हेडक्वार्टर कोचीन केरल के अंदर है। फिर लिखा है वृक्षारोपण फसलें। इनमें आएंगी चाय, कॉफ़ी। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो रेशम कीट पालन से संबंधित है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये इंग्लिश में भी पूछे जाते हैं, आपके रीजनिंग में भी पूछ लिए जाते हैं और जीके में तो पूछे ही जाते हैं। ठीक है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से है। विटीकल्चर का संबंध अंगूर उत्पादन से है। फ्लोरिकल्चर फूलों के उत्पादन से। पीसीकल्चर मछली पालन से संबंधित हो जाएगा। हॉर्टिकल्चर बागवानी से। और आपका एयरोपोनिक्स या हवा में पौधों को जो है उगाना, और हाइड्रोपोनिक्स ये जल में उगाना। ठीक है। अगला है कृषि से संबंधित कौन कौन सी क्रांतियां हैं, कौन कौन सी रिवोल्यूशन है। ब्लैक रिवोल्यूशन पेट्रोलियम से संबंधित है। ब्लू रिवोल्यूशन फिश। ब्राउन रिवोल्यूशन लेदर या फिर कोको। ठीक है। और गोल्डन जो फाइबर है रिवोल्यूशन, गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन जूट से संबंधित है। गोल्ड रिवोल्यूशन स्वर्णिम क्रांति जिसको बोलते हैं बागवानी और शहद से संबंधित है। ग्रीन रिवोल्यूशन खाद्यान्न उत्पादन से है। ग्रे रिवोल्यूशन फर्टिलाइजर से है। फिर लिखा है आपका गुलाबी क्रांति, इसका संबंध हो जाएगा प्याज और झींगा से। लाल क्रांति मीट एंड टोमेटो से संबंधित है। गोल्ड क्रांति पोटैटो से संबंधित है। सिल्वर फाइबर क्रांति, इसका संबंध हो जाएगा कॉटन से। रजत क्रांति का संबंध हो जाएगा आपका एग एंड पोल्ट्री से। पोल्ट्री जो होती है वो पक्षियों का मीट बेसिकली होता है। फिर लिखा है व्हाइट क्रांति, व्हाइट रिवोल्यूशन, ये मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट के लिए है। पीली क्रांति का संबंध ऑयल सीड से हो जाएगा। ग्रीन गोल्ड रिवोल्यूशन का संबंध बैम्बू बोलते हैं बांस को, उससे हो जाएगा। ठीक है। फिर लिखा है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है और इसके फादर हो जाएंगे, फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। अमूल के संस्थापक भी यही हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में होती है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1923 में होती है, जिसका हेडक्वार्टर करनाल हरियाणा में है। ठीक है। फिर लिखा है हरित क्रांति। हरित क्रांति जो है वो प्रारंभ होती है मैक्सिको से। मैक्सिको नाम की जो कंट्री है वहाँ से। हरित क्रांति वर्ड किसने दिया? डॉक्टर विलियम गोर्ड ने दिया। और फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन हो जाएंगे नॉर्मन बोरलॉग। वर्ल्ड में अगर इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में इसके फादर हो जाएंगे MS स्वामीनाथन। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी में इसका बड़ा प्रभाव हमें देखने को मिलता है। ठीक है। फिर लिखा है आपका स्थानांतरित क्रांति स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं? इसको बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। उत्तर पूर्व में इस कृषि को, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को झूम खेती के नाम से जाना जाता है। देखिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन किसे कहते हैं, लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जैसे बहुत सारी ट्राइब्स होती हैं, बहुत सारे आदिवासी होते हैं जो एक जगह जाते हैं, वहाँ के पेड़ों की कटाई करके वहाँ की भूमि को उपजाऊ पूर्वक बनाते हैं, वहाँ की सिंचाई वगैरह करके फिर वहाँ पर खेती करते हैं। और जैसे ही उस भूमि की जो उपजाऊ क्षमता होती है, उसके जो प्रोडक्टिविटी होती है वो ख़त्म होती है, फिर वहाँ से जाकर दूसरी जगह वो यही प्रोसेस अपनाते हैं। तो इस तरह से झूमिंग कृषि, इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नाम दिया गया है। तो इसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। नॉर्थ ईस्ट में इसे बोलते हैं झूम खेती, और मणिपुर में इसे पामलू बोलते हैं। आंध्र प्रदेश में इसे पोंडू या पोंडा बोलते हैं। वेस्टर्न घाट्स में
जो पश्चिमी हमारा घाट है वहाँ पर कुमार इसको बोलते हैं, इस कृषि को। हिमालय क्षेत्र में खिल बोलते हैं, झारखंड में कुरबा और एमपी में इसे धैया के नाम से जाना जाता है। फिर मैम ने कुछ पॉइंट लिखाए थे कि किस देश में सबसे ज़्यादा आपको ट्यूबवेल्स पाई जाती हैं, तो ये भारत में ही पाई जाती हैं। यहाँ पर कटिंग हो रही है लेकिन पीडीएफ में प्रॉपर मिलेगा। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी कैनाल हो जाएगी, नहर हो जाएगी। इसका अन्य नाम हो जाएगा राजस्थान नहर। सतलुज ब्यास के संगम पर हरिके बैराज पर ये जो नहर है वो बनी हुई है। हरिके बैराज आपको पंजाब में देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों में भूमिगत जल का उपयोग अधिक किया जाता है। शारदा नहर यूपी में है। कुओं और नलकूपों के बाद भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा जो साधन है वो नहरें हैं, ठीक है, कैनाल्स हैं। अगला हमारा टॉपिक है भारत की मिट्टियाँ, सॉइल्स इन इंडिया। तो मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है, जिसका अर्थ होता है फर्श या फ्लोर, ठीक है, फर्श या फ्लोर। देखिए ये जो मैप है आपको पीडीएफ में मिलेगा। यहाँ पर हमें देखने को मिला है उत्तरी हमारा जो हिमालयन रीजन है, हिमालयन रीजन ग्रीन कलर से दर्शाया गया है। और इस सॉइल को पर्वतीय सॉइल या फिर हम कहें फॉरेस्ट, देखिए जंगली सॉइल इसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हल्के ग्रीन कलर से है उसको बोलते हैं एल्यूवियल सॉइल। ये यूपी वाला एरिया है हमारा, पूरा हरियाणा पंजाब का, बिहार यहाँ तक ये कवर कर रहा है। और नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ स्थानों पर ये देखने को मिलता है। तो ये है एल्यूवियल सॉइल, जिसको जलोढ़ मिट्टी भी बोलते हैं। फिर है हमारा रेड सॉइल, जो रेड कलर की देखने को मिल रही है ना, ये रेड एंड येलो सॉइल है, ठीक है। यहाँ पर ये छत्तीसगढ़ झारखंड वाले इलाके में और साउथ इंडिया में और यहाँ पर कुछ नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में देखने को मिलती है। उसके बाद है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल हमें जो कपास की खेती के लिए बहुत उपयोगी होती है ब्लैक सॉइल, और ये हमें देखने को मिल रही है यहाँ पर आपके एमपी के इलाकों में कुछ, और यहाँ पर गुजरात और यहाँ पर महाराष्ट्र वाले इलाकों में, कर्नाटक वाले इलाकों में हमें देखने को मिलती है ब्लैक सॉइल। उसके बाद है लेटराइट सॉइल, जो हमें स्काई ब्लू कलर से दर्शाई गई है। ये जो सॉइल है ये हमें कुछ वेस्टर्न घाट्स में यहाँ पर देखने को मिलती है, और यहाँ पर कुछ उड़ीसा वाले इलाकों में है, और साउथ इंडिया में भी देखने को मिलती है। उसके बाद हमारी जो लास्ट यहाँ पर लिखी हुई है वो है एरिड सॉइल, इसको शुष्क मृदा भी बोलते हैं। ये एरिड सॉइल हमें हमारे जो थार मरुस्थल है राजस्थान वाले इलाका, वहाँ पर देखने को मिलती है एरिड सॉइल, ठीक है, गुजरात और राजस्थान में देखने को मिलती है। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहले तो मृदा का संगठन पढ़ लेते हैं, कंपोजिशन, यानी कि सॉइल किस किस के मिक्सचर से बनी हुई है। ह्यूमस तथा कार्बनिक पदार्थ इसमें 5 से 10% पाए जाते हैं। खनिज पदार्थ 40 से 45% पाए जाते हैं, और मृदा जल इसमें 25% होता है, और मृदा वायु इसमें 25% पाई जाती है। तो ये है सॉइल का कंपोजिशन। फिर लिखा है आपका मृदा अभिक्रिया पीएच में मापी जाती है, ठीक है, इसकी वैल्यू हम पीएच में नापते हैं। जैसे मृदा के पीएच मान, अगर उदासीन मृदा है, न्यूट्रल सॉइल है, तो 7.0 है उसका पीएच मान, और अम्लीय मृदा है तो 7.0 से कम उसका पीएच मान होगा, ऑब्वियस सी बात है, और क्षारीय है तो 7.0 से ज़्यादा होगा। ये हमारा इंपॉर्टेंट है कि पौधों की वृद्धि के लिए इसका पीएच मान कितना होना चाहिए, तो 6.0 से 7.5 के बीच में होना चाहिए, ठीक है, इसकी पीएच वैल्यू। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है स्टडी ऑफ सॉइल, कहलाती है आपकी पेडोलॉजी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने 1986 में बताया कि भारत में 8 प्रमुख तथा 27 गौण मृदाएं पाई जाती हैं। 8 प्रमुख जो मृदाएं हैं उनको हम पढ़ लेते हैं। 8 मेजर सॉइल, वो कौन कौन सी हैं, तो इसकी एक ट्रिक बताई थी मैम ने। पजला का लैम, अक्षदल, ये मैंने खुद से लिख लिया है अक्षदल। तो इसको किस तरह से याद रखना है, देखिए, पा से पर्वतीय सॉइल है, जा से जलोढ़ मिट्टी, ला से लाल, और का से काली मिट्टी, लय से लेटराइट, और मा से मरुस्थलीय मिट्टी, आ से अम्लीय मिट्टी, और छा से क्षारीय, यहाँ पर अक्ष लिखा है, और दा से दलदली मिट्टी कहलाती है, ठीक है। तो ये 8 सॉइल हैं प्रमुख, तो एक एक करके हम पढ़ते हैं इनके बारे में, इनकी विशेषताएं। जलोढ़ मिट्टी जो 43.4% भाग पर हमें देखने को मिलती है भारत में, और ये सबसे ज़्यादा एरिया कवर करने वाली मिट्टी है, सबसे ज़्यादा यही पाई जाती है। 15 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर ये देखने को मिलती है, और नदियों द्वारा लाई गई जो मिट्टियाँ होती हैं वो यहाँ पर देखने को मिलती हैं। एल्यूवियल सॉइल सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती है, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती है कृषि के लिए। पोटास, चूना और जैव पदार्थों की अधिकता इसमें पाई जाती है। फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी इसमें देखने को मिलती है। महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के डेल्टाई जो इलाके हैं वहाँ पर भी हमें ये मिट्टी देखने को मिलती है, ठीक है। फिर लिखा है इसमें राज्य हो जाएंगे पंजाब से लेकर असम तक, ये जो सॉइल है वो फैली हुई है, यूपी में भी पाई जाती है। लिखा है मुख्य फसलें इसमें कौन कौन सी उगाई जाती हैं, तो गेहूँ, चावल, गन्ना, जूट, तिलहन और फल, ठीक है। फिर लिखा है रंग इसका होता है हल्का भूरा और राख जैसे भूरे रंग की हुई सॉइल होती है। जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी या कच्छारी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। हाईली फर्टाइल होती है। 2 प्रकार की होती है, बांगर और खादर, जिसके बारे में हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। फिर लिखा है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी 18.6% भूभाग पर पाई जाती है, और इसको अगर हम स्क्वायर किलोमीटर में देखें तो 6.1 लाख हो जाएगी। ये कम उपजाऊ होती है, और लाल रंग इसका होता है फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। प्रचुरता इसमें लौह, चूना और एल्यूमिनियम की होती है। इसमें कमी होती है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की।
इसमें फसलें होती हैं गेहूँ, दाल, तंबाकू, ज्वार, बाजरा, तिल और आलू। ये मेजर स्टेट्स में पाई जाती है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और झारखंड। फिर लिखा है लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल की जो उपस्थिति है वो भूभाग कवर करती है 3.7%, 1.26 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर ये देखने को मिलती है। खेती के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ फसलें इसमें उगाई जाती हैं। ठीक है, खाद डालकर सिंचाई करके उस मिट्टी को उपजाऊ बनाया जाता है ताकि कुछ फसलें उसमें उगाई जा सकें। इसमें कमी पाई जाती है जैविक पदार्थों की, नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, कैल्शियम की, और अधिकता होती है लौह ऑक्साइड और पोटास की। ठीक है, फिर लिखा है इसमें फसलें कौन कौन सी उगाई जाती हैं, तो काजू, चाय, कॉफ़ी, रबड़, नारियल, सुपारी, ये सब उगाई जाती हैं। ये उच्च तापमान और उच्च वर्षा वाले इलाकों में देखने को मिलती है, वहाँ पर विकसित होती है। ये पश्चिमी घाट, तमिलनाडु, उड़ीसा, मेघालय में पाई जाती है। आयरन ऑक्साइड और पोटास से भरपूर होती है। काली मिट्टी, नेक्स्ट हमारी सॉइल है काली मिट्टी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, कपास के लिए बहुत उपयुक्त है ये मिट्टी। काली मिट्टी इसको बोलते हैं, लावा मिट्टी बोलते हैं, करेल सॉइल इसको यूपी में कहा जाता है, रेगुड़ मिट्टी बोलते हैं, ट्रॉपिकल चोरनोजिम मिट्टी इसको बोलते हैं इंटरनेशनल लेवल पर। ठीक है, ये फैली हुई है 16.6% भूभाग पर और 5.46 लाख स्क्वायर किलोमीटर में ये फैली हुई है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है राज्य, इसमें कौन कौन से कवर करते हैं, तो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और डेक्कन जो ट्रैप है वहाँ पर देखने को मिलती है दक्षिणी इलाकों में। लिखा है इसमें कमी होती है नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बनिक पदार्थों की। अधिकता इसमें पाई जाती है आयरन, चूना, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम व मैग्नीशियम की। ठीक है, इससे श्वेता जुताई यानी कि सेल्फ प्लॉफिंग वाली जो मिट्टी वो कहा जाता है। काला रंग इसका होता है टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण। ये बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से निर्मित होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें फसलें उगाई जाती हैं मूंगफली, बाजरा, दाल, कपास, तंबाकू, सोयाबीन, चना, तिलहन और मोटे अनाज इसमें उगाए जाते हैं। मोटे अनाज को हम बोलते हैं मिलेट्स। फिर यहाँ पर लिखा है मरुस्थलीय सॉइल, एरिड सॉइल। ठीक है, ये होती है आपके, ये देखने को मिलेगी 1.42 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर में। ये राजस्थान, सौराष्ट्र इलाका बोलते हैं गुजरात वाले इलाके को, वहाँ पर हैं। और रन ऑफ कच्छ, ये भी गुजरात में ही पड़ता है, हरियाणा और साउथ। फिर इस मिट्टी में अधिकता पाई जाती है मरुस्थलीय मिट्टी में साल्ट और फास्फेट की। कमी उसमें ह्यूमस और नाइट्रोजन की होती है। फसलें इसमें जौ, बाजरा, मक्का और सरसों उगाई जाती है। फिर लिखा है नमकीन और क्षारीय मिट्टी। नमकीन और क्षारीय मिट्टी यह इनफर्टाइल सॉइल है, यानी कि उपजाऊ नहीं होती है। नाइट्रोजन और कैल्शियम की कमी होती है। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम की इसमें अधिकता पाई जाती है। अन्य नाम इसके हो जाएंगे रेहे, कल्लर, ऊसर, राथड़, थूर और चौपान। ठीक है, लिखा है इसमें जो राज्य कवर होते हैं राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र और यूपी। अगली जो सॉइल है वो है पर्वतीय मिट्टी, इसको बनीय मिट्टी भी बोलते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट सॉइल भी इसको बोलते हैं। तो ये 2.85 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर से कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश, यानी कि जितने भी हमारे हिमालय वाले जो स्टेट हैं, कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और इधर आपका सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन सारे इलाकों में ये देखने को मिलती है। ह्यूमस की अधिकता इसमें पाई जाती है और फास्फोरस, चूना की, पोटास की कमी पाई जाती है। इसमें फसलें सेब, नाशपाती, आलूचा उगाए जाते हैं, मुख्य फसलें हैं ये। अगली सॉइल है और जो कि हमारी लास्ट सॉइल है वो है पीट एंड दलदली मिट्टी। पीट और दलदली मिट्टी जो है अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ये रिच इन, यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा ह्यूमस पाया जाता है और कमी इसमें फॉस्फेट और पोटास की होती है। ये वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु और आपके मैंग्रोव जहाँ पर देखने को मिलते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट, वहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये मैप भी मैंने दोबारा से यहाँ पर डाल दिया है, वो छोटा मैप था। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।